Good morning, dear students. Today we are going to study about the very important cell organelles that is called mitochondria. And why it is so important? Because it produces cellular energy in the form of ATP. That's why we call it powerhouse of the cell. So let's discuss about some special thing for this mitochondria. And most specific thing is that until and unless you would not stain it, you can't see it under the microscope. तो आपको स्टेन करना पड़ेगा. एंड वाई इट इज़ सो, वाई यू हैव टू स्टेन दिस. स्टेन मीन्स कलर करके आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ वेरी स्मॉल इन शेप. बहुत छोटे होते हैं साइज में, दैट्स वाई. And if we talk about the occurrence of the mitochondria, mostly they are absent in prokaryotes and present in all the eukaryotic cell except the mature mammalian RBCs. And shape is also variable. Any kind of shape, maybe granular, maybe spherical, maybe oval, maybe sausage, but mostly you have seen in your books that is in the form of a saucer shape, or you can say spherical shape. And size is also variable, and sizes depend upon the metabolic state of the cell. And what do you mean by metabolic state, or sometimes it is called as physiological state of the cell. That means कि जहाँ पर जैसी requirement होगी वहाँ पर वो mitochondria वैसे पाए जाएंगे. And when you say that mitochondria produces the cellular energy in the form of ATP, that means they are found on that part of the body where it which organ requires more energy. For example, जैसे कि flight muscles हैं, flight muscles of kite जानते हैं ना, चील जो बहुत ऊंचे उड़ती है और आप देखते हो कि घंटों तो ऊपर वो सस्पेंड रहती है अपने पंख फैला करके. और इंसेक्ट्स को आपने देखा होगा, दे ऑल्सो फ्लाई वेरी हाई एंड ऑल्सो फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम. So that flight muscles have the mitochondria because they need continuous energy to fly, है ना. उनको पंख हमेशा चलाने हैं तो उनको एनर्जी लगातार चाहिए. तो वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो मैक्सिमम नंबर उसका होता है. तो ये डिपेंड्स अपॉन द, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेटाबॉलिक स्टेज वही मतलब हो गया उसका, एंड फिजियोलॉजिकल भी सेम चीज़ होती है. देन नंबर एंड पोजीशन की अगर हम बात करें, देन द माइटोकॉन्ड्रिया नंबर इट्स ऑल्सो डिफरेंट इन डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे कि मैंने भी बात की थी. फॉर एग्जांपल लाइक द सेल्स विच हैव हाई मेटाबॉलिक रेट, वहाँ पर मैक्सिमम होते हैं. जहाँ जो सेल्स डिवाइड कर रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं, ऑन दैट सेल्स इट इज़ फाउंड इन मैक्सिमम इन नंबर, तो वहाँ पर भी ज़्यादा नंबर में पाए जाते हैं. तो आई हैव जस्ट ड्रॉन अ सेल स्ट्रक्चर टू जस्ट शो यू अबाउट लिटिल डिटेल्स ऑफ इट. तो अभी आई एम जस्ट पिकिंग अ कलर. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल आई हैव ड्रॉन टू जस्ट शो यू दिस टू ऑर्गेनेल्स ओनली. ठीक है, बाकी भी पाए जाते हैं, बट आई हैव जस्ट ड्रॉन ओनली टू सो दैट वी कैन फोकस ऑन दीज टू ऑर्गेनेल्स. फर्स्ट इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड अनदर वन इज़ द क्लोरोप्लास्ट. तो अभी तो हम क्लोरोप्लास्ट को छोड़ देते हैं, अभी तो हम सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया ही पढ़ेंगे. एंड वाई आई एम ड्राइंग दिस स्ट्रक्चर, इसलिए मैंने ड्रॉ किया सो दैट वी कैन कंपेयर इट. जैसे फॉर एग्जांपल ये पूरा सेल है, ठीक है, ये जो मैंने पूरा बनाया हुआ ये पूरा सेल है. तो यू हैव सीन दैट आई हैव ड्रॉन 80s राइबोसोम दैट इन यूकैरियोट सेल्स. यू ऑल नो दैट 80s राइबोसोम्स पाया जाता है. ये 807 दिख रहा है, 7 नहीं है, ये S है. ठीक है, प्लीज़ करेक्ट इट. मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको, इट इज़ S. S मीन्स सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट. तो दिस इज़ 80s काइंड ऑफ राइबोसोम विच इज़ प्रेजेंट इनटू द सेल. ये सेल में है, आपको पता है. एंड सेल ऑल्सो हैज़ इट्स न्यूक्लियस. ऑल्सो नो दैट दिस इज़ द न्यूक्लियस. आई हैव ड्रॉन इट. न्यूक्लियस है एंड द जेनेटिक मटेरियल दैट मीन्स DNA इज ऑल्सो फाउंड. तो दीज थिंग्स आर प्रेजेंट इन टू द सेल. बट स्पेशल थिंग क्या है अभी इन सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, क्योंकि इनको इतनी इंपॉर्टेंस मिलती है सेल के अंदर. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट दे ऑल्सो कैरी देयर ओन राइबोसोम, दे ऑल्सो कैरी देयर ओन DNA. आई हैव जस्ट लेबल इट हेयर. Just because of this color you can't see it, I am removing. You can see it now. You can see DNA in the mitochondria, you can see RNA in the mitochondria, you can see ribosomes in the mitochondria. And all these things are required for the प्रोटीन सिंथेसिस. क्योंकि DNA होगा, DNA से RNA बनेगा, RNA से राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, आपको पता है. तो ये सब कुछ अपना लेके क्यों घूम रहा है जब इसके सेल के पास सब कुछ है. सेल के पास आप देखो DNA भी है, RNA भी है, 80s राइबोसोम भी है. इवन देन इट हैज़ 70 नॉट 80, रिमेंबर दिस. 70s राइबोसोम, DNA, RNA सब कुछ अपना लेकर के घूम रहा है. तो इट्स जस्ट मतलब वो आपके सिलेबस में तो नहीं है, जस्ट आई एम गिविंग यू देन एन वेग आइडिया अबाउट इट. कि ऐसा बिलीव है कि ये पहले खुद सेपरेट सेल ऑर्गेनेल्स थे. दीज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ आर द सेपरेट काइंड ऑफ सेल्स. एंड बाद में ड्यूरिंग द एवोल्यूशन ये कंप्लीट सेल के अंदर आ गए. तो दे आर बिहेविंग लाइक अ इंडिविजुअल सेल. तो इनको इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका इसमें आता भी है, वो मैं अभी बाद में बताऊंगी. पहले हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे सो दैट यू कैन कोरिलेट द आंसर्स. तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया ओनली टुडे ना. वी विल डिस्कस द क्लोरोप्लास्ट लेटर ऑन.
So we move on the next diagram to see the structure. Yes, this is the diagram. I have roughly drawn the diagram. So don't try to copy it like exactly like I am just drawing the rough diagram so that I can make you understand ki what things we are going to study about. So this is the diagram of the mitochondria, and you have already studied this diagram in your lower classes also, but still I am drawing it. So you find that this is the double membraned structure. The mitochondria is always a double membrane structure, and very few cell organelles are the double membrane structure, but mitochondria has two limiting membrane, you can say. And these two limiting membranes, and there are two chambers also. Limiting membranes means अगर मैं कलर्स यूज़ करूँ तो एक तो ये वाली हो गई ना, आउटर वाली हो गई, ठीक है, और एक ये वाली मेम्ब्रेन भी तो बन रही है ना, ये ऐसे करके, ये जो मैंने बना रखे हैं ऐसे ऐसे करके, ये भी तो फिर एक ये मेम्ब्रेन बन गई ना, ये दूसरी भी तो हो गई, ठीक है, ये गुचड़ पुचड़ अंदर बनी हुई है, ठीक है, पर है तो मेम्ब्रेन ना ये तो इट इज़ ऑल्सो अ मेम्ब्रेन. तो देर आर टू लिमिटिंग मेम्ब्रेन्स हैं, एंड दीज इन लिमिटिंग मेम्ब्रेन्स को आप क्या बोल सकते हो, इनवेलप भी बोल सकते हो. एंड दीज आर मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीनेशियस, दीज आर ट्राइलेमाइनर, एंड द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन इज ये वाली जो मैं just a minute, I am to take the pen also. This outer, I'm talking about this outer membrane. Outer membrane is with less proteins. They have very few proteins instead of this inner one. जो inner one होती है इसके पास बहुत सारे proteins होते हैं, and जो outer membrane होती है ये भी आपने देखा है, this it is smooth ना. Smooth means प्लेन, बिल्कुल ये ऐसे स्मूथ पूरी बनी हुई है ऐसे, दैट इट्स अ वेरी स्मूथ काइंड ऑफ मेम्ब्रेन. एंड जो ये वाली है अंदर वाली, ये वाली मेम्ब्रेन, इट फॉर्म्स अ वे टू मैनी इन्वेजिनेशंस, है ना, ये ऐसे 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 करके इट प्रोट्यूडेड इनवर्ड्स, यू कैन से इट प्रोट्यूडेड इनवर्ड्स इन द नंबर ऑफ फोल्ड्स. ये इतने सारे फोल्ड्स ही बने ना, बहुत सारे होते हैं, मैं तो बहुत कम बनाए हैं, बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं ये. एंड दे हैव एन स्पेशल नेम कॉल्ड क्रिस्टी. तो दीज आर कॉल्ड क्रिस्टी. दीज इन्वेजिनेशंस यू कैन से, और दीज फोल्ड्स आप कह सकते हो, जैसे उसमें थे ना, हमने पढ़े थे विलाई में पढ़े थे, रिकॉल इट, रिमेंबर, तो वो वैसे ही हैं बिल्कुल, ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए. यू हैव स्टडीड एंड यू ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, वेन एवर एनी मेम्ब्रेन इज सो मच इन फोल्डेड फॉर्म इज प्रेजेंट इन एनी सेल ऑर्गेनिल्स, दैट मीन्स इट इज़ ड्यू टू इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, वो बढ़ाने के लिए होता है, तो उसी के लिए होते हैं. एंड आउटर मेम्ब्रेन जैसे मैंने बताया लेस प्रोटीन वाली है, तो इनर मेम्ब्रेन के थोड़े अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी हम साथ साथ पढ़ेंगे. तो अब जो इनर मेम्ब्रेन की हम बात करेंगे, तो इनर मेम्ब्रेन जो है, यानी कि जो मैंने अभी ये ड्रॉ करके आपको बताई, ये वाली जो मेम्ब्रेन है, देर आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, यू हैव शोन ब्राउन ब्राउन कलर के मैंने बनाए हुए हैं, दीज आर द पार्टिकल्स, दीज आर कॉल्ड ऑक्सीसोम्स. एंड बेसिकली दीज आर ऑल्सो, इसका बड़ा स्ट्रक्चर भी मैंने बनाया हुआ है, जस्ट आई एम showing you that structure, this one, with the help of pen. Yes, I can show this one. This is the structure of F0 F1 particles भी इनको बोलते हैं. सपोज इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, if I will draw it like this, this is called F1 or head part, this is called base, this is called stalk part. And it is very much important for the production of energy because it is found in the inner membrane of the mitochondria. And when you study the respirations in the plants, I will tell you the details of this topic, but right now you have to just understand this, that these oxysome is also known as F0 F1 particle. Why we called it F0 F1 particle? Because this is the F0 and this is the F1. Okay, this is just like a small knob like structure. So this is called head piece and this is called the tail piece, base piece. And in this head portion there is a special enzyme, you must have to remember it, that is called ATP synthetase, because without ATP synthetase enzyme you can't produce the energy, because ATP synthetase enzyme is necessary for the production of energy, that means ATP. तो क्लियर दिस थिंग कि इसको आपने याद रखना है, ठीक है, ATP. और किसको याद रखना है? ऑक्सीसोम्स. ओके, नाउ मूव टू द आवर ओरिजिनल डायग्राम. नाउ यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज ऑक्सीसोम. तो ये ब्राउन स्ट्रक्चर जो लगे हुए ना बच्चे, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीसोम. ये सारे ऑक्सीसोम्स हैं, ये ब्राउन ब्राउन मैंने बीच में लगाए, थोड़े थोड़े से लगाए मैंने, पूरा नहीं भरा, सो दैट डायग्राम विल लुक नीट, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स, नहीं तो बहुत गंदा सा हो जाना था ये. तो अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं एक एक करके. तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट द आउटर मेम्ब्रेन. दिस आउटर मेम्ब्रेन के बारे में हम बात करते हैं. और इनर मेम्ब्रेन के बीच में भी तो एक गैप है, चलो इसको ही बता देती हूँ. ये इसके बीच में तो गैप है ना, ये आउटर मेम्ब्रेन, सॉरी ये इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द गैप. एंड व्हाट यू कॉल दिस गैप? इसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनस चैम्बर.
और यू कैन से पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो आप चाहे तो इसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलो और चाहे तो आप इसको इंटरमेम्ब्रेन स्पेस बोलो। एंड दिस इज फिल्ड अप विद certain kinds of fluid and certain kinds of substances like water, minerals, enzymes, these are filled in। कुछ भी और नहीं होता, और सोचने की जरूरत नहीं, दिमाग नहीं चलाओ ज़्यादा। वाटर, मिनरल, एंजाइम हर जगह माइटोकॉन्ड्रिया में, तो तुम ये याद रखना, ठीक है। ये दो चीज़ें पाई जाती हैं। देन कम टू द इनर चैम्बर, ठीक है। अब ये अंदर वाले चैम्बर, इसकी हम बात करते हैं। तो येलो कलर का मैंने कलर किया हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। इसको आप ल्यूमेन भी बोल सकते हो, यू कैन से ल्यूमेन ऑल्सो, यू कैन से मैट्रिक्स ऑल्सो, जैसे आपको अच्छा लग रहा है। तो इट इज़ अ इनर, you can say inner chamber and filled with the more dense means बहुत गाढ़ा और ज़्यादा more dense and granular mitochondrial fluid that also contains enzymes for the protein synthesis and for the lipid synthesis and for the Krebs cycle। नाउ क्रेब साइकिल सुन के आप चौंक गए कि क्रेब साइकिल यहाँ कहाँ से आया। तो जब आपको पता है कि इट इज़ अ पावर हाउस ऑफ द सेल, तो दैट मीन्स क्रेब साइकिल में भी तो कुछ तो लेना देना इसका होगा ना। तो नाउ वी गो टू द नेक्स्ट डायग्राम वंस अगेन। सपोज नहीं, चलो इसमें समझा देती हूँ। यू हैव स्टडीड इन द 10th क्लास अबाउट द सेलुलर रेस्पिरेशन। थोड़ा सा आपने पढ़ा है ना, छोटा सा डायग्राम है, मुझे रिमेंबर है वो चीज़। तो वहाँ पर आपने पढ़ा है कि स्पेशली इन द एरोबिक रेस्पिरेशन व्हाट हैपन्स दैट इन साइटोप्लाज्म ग्लाइकोलिसिस अकर्स, एंड यू नो द व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस। एंड इफ you forget it, I just made you understand once again that in cytoplasm during the aerobic respiration, glucose is converted into pyruvate with the help of certain enzymes। तो वो enzymes, certain enzymes जिनको हम बोलते हैं, वो यहीं पर होते हैं, ठीक है, उन्हीं enzymes की हेल्प से। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस। दैट मीन्स लिसिस मीन्स ब्रेक होना, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का ब्रेक होना किस में? पायरुवेट में। तो ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू द पायरुवेट इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। शॉर्टेस्ट डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, डिटेल तो बहुत ज़्यादा है, 8 स्टेप प्रोसेस है ये, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। अब ये काम तो हुआ साइटोप्लाज्म में, ठीक है, ये इतना वाला काम जो हुआ मीन्स ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होती है? साइटोप्लाज्म में होती है, आपको पता होगा ये बात। एंड देन जब ये पायरुवेट बना, इट एंटर्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया देन व्हेन इट इज़ इन द केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया में आके क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है क्रेब्स साइकिल। ये भी आपको थोड़ा सा पता होगा कि क्रेब्स साइकिल होती है। क्रेब्स साइकिल इज नथिंग बट यू कैन से स्टेप वाइज डिग्रेडेशन ऑफ पायरुविक एसिड इन द डायरेक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस चलने के लिए बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, तो ये यहाँ पर क्रेब्स साइकिल वाला जो काम है वो यहाँ पर होता है। आफ्टर देन जब क्रेब्स साइकिल फिनिश हो जाती है, देन क्रेब्स साइकिल से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, हमें जो मिलते हैं, दे एंटर इनटू द another and last step of the aerobic respiration that is called electron transport chain। और वो होती है यहाँ पर, ये इनर मेम्ब्रेन पर, ये जो ऑक्सीसोम्स हैं, दे हेल्प इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और ये सब काम क्यों होते हैं? टू प्रोड्यूस द ATP, बिकॉज यू नो दैट वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज यील्ड्स द 38 ATP। तो वो 38 ATP बनने के लिए, एंड इन शॉर्ट यू कैन से रेस्पिरेशन कंप्लीट होने के लिए, ऑल दीज आर द इंटरमीडिएट स्टेप्स जो कि आप रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो दैट्स वाई वी आर जस्ट स्टडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ना, दैट्स वाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल, बट इन शॉर्ट you can understand that with your previous knowledge in the 10th class, that after the pyruvate formation of pyruvate, it enters into the mitochondria, and in the mitochondria Krebs cycle occurs, and after then Krebs cycles, what the substance are received, they just enter into the electron transport chain। and electron transport chain के enzymes कहाँ पर पाए जा रहे हैं? मैंने आपको बताया, वो पाए जा रहे हैं आपके ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर, ये जो क्रिस्टी है, ये सारा यहाँ पर पाया जाता है। तो अब तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी कि अब ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो अपना सारा हिसाब किताब बेटा अलग ही होता है ना, ये सारा सामान अपना लेके चलता है। वो से कहता है सेल का मेरे को भरोसा नहीं है, मैं लेके चलूँगा और तेरे को भी हेल्प कर दूंगा थोड़ी बहुत। तो अभी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने बिगनिंग में बात की थी, एंड आई जस्ट लीव दैट थिंग। तो द क्वेश्चन इज़ वाई सेमी ऑटोनॉमस नेचर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों सेमी ऑटोनॉमस कहा जाता है, या वाई यू कॉल द सेमी ऑटोनॉमस? सेमी मीन्स हाफ, ऑटोनॉमस मीन्स जो अपना काम खुद कर सकता है। तो बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, बिकॉज हर सेल के लिए प्रोटीन सिंथेसिस इज़ द एम लाइफ का, है ना। जैसे आपका एम है कि भाई रिच बनना, किसी का एम कुछ करना है लाइफ में, एक बड़ा एम होता है ना आपका। वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका सेल जो है उनका एक एम होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करा लो फिर सारा काम सेट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स ऑल द रिक्वायरमेंट्स, उसको सेल की शक्ल नहीं देखनी पड़ती कि तुम कुछ दो तो मैं कुछ करूँ, ठीक है। तो ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, एंड आपको पता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए होता है? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए DNA चाहिए होता है, RNA चाहिए होता है, राइबोसोम चाहिए होता है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव ऑल दीज थिंग्स। माइटोकॉन्ड्रिया हैव 70s राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया है DNA मॉलिक्यूल, एंड जब DNA है तो RNA ऑटोमेटिक होता है, तो मैसेंजर RNA भी इसका अपने पास होता है।
तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और एटीपी मॉलिक्यूल तो इसे बना ही लेती है अपने आप खुद से, तो एनर्जी तो इसको मिलती है, तो इसे कुछ उसके लिए भी ज़रूरत नहीं होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैन फॉर्म सम ऑफ द रिक्वायर्ड प्रोटीन्स, है ना, बट फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स दीज आर डिपेंड अपॉन द न्यूक्लियर डीएनए। अब एकदम भी फ्री नहीं छोड़ा हुआ है इसको नेचर ने कि भाई तुम सारा कुछ अपना कर लो और मेन सेल को कुछ समझो ही ना, है ना। तो थोड़े तो ये बना लेती है अपने प्रोटीन्स, बस थोड़े प्रोटीन्स जो होते हैं जो उसको और चाहिए होते हैं, उसके लिए इट हैव टू डिपेंड अपॉन द मेन डीएनए। मेन डीएनए किसका डीएनए है, ये वाला, सॉरी वेयर इज द डायग्राम, ये वाला, ये मेन डीएनए कौन सा हुआ इसका, मेन डीएनए ये इसके अंदर जो सेल के अंदर पड़ा होगा ना, ये मेन डीएनए होगा, क्योंकि ये तो सेल के अंदर ही पड़ा है ना माइटोकॉन्ड्रिया, तो अपने 70 से तो बना लेती है। मीन दैट मीन्स कि very few amount of you can say proteins it can synthesize by its own, and for rest of the protein it has to depend upon the main DNA. So that's why we called it semi autonomous organelle, because it performs some function of itself for their functions. And then come to the last, in last I think at last we have part of the function of mitochondria. You already discussed, and we discussed that mitochondria is the powerhouse of the cell, तो इट प्रोड्यूसेस एटीपी। मेन काम तो इसका यही है, बाकी और बहुत सारे छोटे मोटे से काम कर लेता है ये, लेकिन वो दैट्स आर नॉट सो इम्पोर्टेंट। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ में आई थिंक स्किप, कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये अपने आप डिवाइड हो सकता है। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी बच्चे। द माइटोकॉन्ड्रिया कैन बी डिवाइड बाय द फिजन, सिंपल बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन सिंपल आप जानते हैं ना, एक से दो, दो अपने आप डिवाइड हो जाती है। एंड डिवीजन पावर कम्स फ्रॉम दैट कि इट हैज़ ऑल्सो इट्स डीएनए, ठीक है, डीएनए लेके घूम रहा है तो ये पार तो उसको आई जाती है, तो इट कैन ऑल्सो डिवाइड बाय द बाइनरी फिजन। तो और यहाँ पर जो मैट्रिक्स है, जाते जाते मैं ये भी बता दूं आपको कि जो मैट्रिक्स है आपको ध्यान रखना है कि देयर आर लॉट्स ऑफ एंजाइम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस मैट्रिक्स। कदर गया डायग्राम मेरा, दिस वन। तो देयर आर सो मेनी बच्चे एंजाइम्स आर प्रेजेंट, एंड दीज ऑल एंजाइम्स हेल्प इन टू द रेस्पिरेशन प्रोसेस। रेस्पिरेटरी प्रोसेस के लिए अभी आप ग्लाइकोलिसिस नहीं पढ़ा है, एज आई टोल्ड यू दैट इन द चैप्टर respiration the plants we will study in detail the glycolysis process. So it is 8 stepped process, and also Krebs cycle is also a 9 steps process. तो ये जो stepped process हैं इनके अंदर, सबके अंदर हमें enzymes चाहिए होते हैं बहुत सारे, तो respiratory enzymes are in abundance. This thing you have to remember. There are so many respiratory enzymes present inside the matrix, and they help, or you can say they aid into the ATP formation. So this is all, students. I think we are done with the mitochondria. Hope you understand it. So make short notes upon it, try to draw the diagram, and we meet in the next lecture. Thank you.